हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफसीओ स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। देखो, एफसीओ स्पेसिफिकेशंस में बेसिकली एफसीओ का मतलब है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर और एफसीओ स्पेसिफिकेशंस का मतलब है कि एफसीओ के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया है बायो फर्टिलाइजर्स के लिए कि बायो फर्टिलाइज़र का जो भी फॉर्मुलेशन होगा उसमें इतने नंबर ऑफ CFU होने चाहिए, इतनी उसकी pH होनी चाहिए। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि वो स्टैंडर्ड अगर फॉलो कर रहा है कोई भी बायो फर्टिलाइज़र या कोई भी जो भी पैकेट है, उसी को आगे फर्दर यूज़ किया जाएगा, फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सेल किया जा सकेगा। तो किसी भी बायो फर्टिलाइज़र के फॉर्मुलेशन का उन FCO स्पेसिफिकेशंस को कंप्लीट करना या उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। तो ये स्पेसिफिकेशन क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कॉमनली फॉर एनी टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, तो सबसे पहला आता है कि कैरियर बेस्ड फॉर्मुलेशन को यूज़ करना। तो किस तरीके के कैरियर बेस्ड फॉर्मुलेशन को आप यूज़ कर रहे हो, लाइक पाउडर या ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, या फिर आप लिक्विड फॉर्मुलेशन को यूज़ कर रहे हो। इट मीन्स कि सॉलिड फॉर्मुलेशन है या लिक्विड फॉर्मुलेशन है। दूसरा, जिस भी तरीके का फॉर्मुलेशन होगा उसमें वायबल सेल काउंट कितने हैं, जिसमें हम CFU की बात करते हैं, दैट इज़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि उसमें इतने नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स का होना ज़रूरी है। फॉर सॉलिड के लिए अलग से नंबर ऑफ सेल्स होंगी पर ग्राम, और जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है उसके लिए अलग से सेल्स होंगी पर ml। इसके अलावा जो 10⁵ डाइल्यूशन तक कोई भी कंटेमिनेशन लेवल नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ पे 10⁵ डाइल्यूशन का मतलब है कि जब हम सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक को पढ़ते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब्स को लेते हैं और उसमें फर्दर डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, उसे बोलते हैं डाइल्यूशन। तो 10⁵ डाइल्यूशन तक कोई भी कंटेमिनेशन लेवल नहीं होना चाहिए। इसकी pH जो है वो 6.5 to 7.5 मेंटेन रहनी चाहिए किसी भी फॉर्मुलेशन की, चाहे वो लिक्विड बेस्ड फॉर्मुलेशन हो या फिर वो सॉलिड फॉर्मुलेशन हो, क्योंकि 6.5 to 7.5 pH पर ही माइक्रोब्स की ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम पीक पे होती है। तो ये सूटेबल pH है फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। फिर है कि एक इसका इम्पॉर्टेंट या क्राइटेरिया है कि जो भी सारा मटीरियल है वो एक सिव यानी कि एक छलनी जिसकी साइज़ 0.15 to 0.212 mm होगी, उससे सारे मटेरियल्स पास हो जाने चाहिए। ये इसका एक स्टैंडर्ड है कि ऐसा होना चाहिए। एक है कि जो मॉइस्चर परसेंट है वेट के हिसाब से वो कैरियर बेस्ड फॉर्मुलेशन में 30 to 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र और सॉलिड बायो फर्टिलाइजर्स में होपफुली आप मतलब समझते होंगे। सॉलिड बायो फर्टिलाइज़र में हम बेसिकली एक कैरियर बेस्ड मटीरियल को यूज़ करते हैं, कैरियर मटीरियल को यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के लिए, उनके बेसिकली अच्छी ग्रोथ के लिए और उनको एक प्रॉपर सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। जबकि सॉलिड कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें हम बेसिकली ऐड करते हैं जैसे कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए, कुछ सेल प्रोटेक्टेंट्स हो गए, कुछ ऐसे फैक्टर्स और इंड्यूसर्स जो कि सेल स्पोर और सिस्ट के फॉर्मेशन को मेंटेन करे और उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करे। ऐसे चीज़ें हम लिक्विड फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते हैं। देखो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लिक्विड फॉर्मुलेशन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। सॉलिड कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स की तुलना में लिक्विड फॉर्मुलेशंस की सेल्फ लाइफ 2 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। जैसे एक रिसर्च में पाया गया है कि लगभग जो सॉलिड कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ 6 मंथ तक होती है, जबकि लिक्विड वालों की लगभग 2 साल तक हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि लिक्विड वाले ज़्यादा हेल्पफुल हुए। इसके अलावा जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है वो सॉलिड वाले की तुलना में कई गुना ज़्यादा थर्मो टॉलरेंट होते हैं और इट मीन्स कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेंट कर सकते हैं। लगभग 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी लिक्विड फॉर्मुलेशन जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो टॉलरेंट कर सकते हैं। इट मीन्स हुआ ये कि अगर हमें किसी भी बायो फर्टिलाइज़र की सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना है तो हम उसे लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र के फॉर्मुलेशन में बना सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हम तो जिस भी पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड को देखते हैं तो वो हम सॉलिड जो या कैरियर बेस्ड सॉलिड फॉर्मुलेशन आता है उसी में परचेज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड फॉर्मुलेशन की तुलना में जो लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए एक लेस एक्सपेंसिव बायो फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए या फार्मर्स तक एक लेस एक्सपेंसिव बायो फर्टिलाइज़र को पहुँचाने के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखें। इसीलिए सॉलिड फॉर्मुलेशन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन
अगर इसी लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स जो हैं इनकी रेट को, इनके ऊपर जो एक्सपेंस हो रहे हैं उसको कम कर दिया जाए तो सॉलिड वालों की तुलना में लिक्विड बायोफर्टिलाइज़र एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा सेल्फ लाइफ को स्पेसिफिकली इंक्रीज़ करने के लिए। अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली क्वालिटी स्पेसिफिकेशन अंडर एफसीओ। जो हमने ऊपर टॉपिक्स या पॉइंट्स पढ़े थे उनका यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्मेट में मेंशन है कि पीएच कितनी होनी चाहिए, कंटेमिनेशन लेवल क्या होना चाहिए, पार्टिकल साइज़ किस शेप की, जो कि साइज़ की सीव है, किस शेप की जो छलनी है उसके अंदर से सारे पास हो जाने चाहिए। अब देखो ये हैं जनरल स्टैंडर्ड्स दैट इज स्पेसिफाइड फॉर राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर। एटलीस्ट आपको राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर के लिए एफसीओ के ये स्पेसिफिकेशन याद होने चाहिए। लाइक 10⁸ पर ग्राम कैरियर मटेरियल होना चाहिए। जो सेल नंबर हैं वो होने चाहिए 10⁸, 15 डेज ऑफ मैन्युफैक्चर, और लगभग एक्सपायरी डेट पर भी ये जो सेल नंबर हैं इनकी काउंट होनी चाहिए 10⁻7 पर ग्राम। एक्सपायरी डेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लगभग 6 महीने तक की रहेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सॉलिड जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए लगभग 6 मंथ होती है एक्सपायरी डेट। परमिशेबल कंटेमिनेशन लेवल जो है वो 10⁻, हमने ऊपर 5 डाइल्यूशन पढ़ा था, पर राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर के लिए पर्टिकुलरली ये 10⁸ डाइल्यूशन पर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। पीएच की बात करें तो राइजोबियम के लिए 6 to 7.5 पीएच जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो है उसको सीरोलॉजिकल टेक्निक्स के हेल्प से चेक कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसके लिए, नोडुलेशन टेस्ट के लिए, और काफ़ी सारे ऐसे नंबर ऑफ क्राइटेरियाज़ हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ जो ध्यान में रखने हैं वो रखने हैं कि नंबर ऑफ सेल कितना होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, एक्सपायरी डेट क्या होगी, पीएच लेवल क्या होगा, कंटेमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए, और कितने साइज़ की जो सिव है उससे ये पास हो जाने चाहिए। ये इसके मेजर स्पेसिफिकेशन है, मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफसीओ के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की गई है आपको उसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फर्स्ट, बेस कैरियर बेस्ड जो है कि लिक्विड बेस्ड है या फिर सॉलिड फॉर्मुलेशन है। वायबल सेल काउंट कितना होना चाहिए, जैसे CFU की बात आएगी तो 5 × 10⁻7 सेल पर ग्राम होना चाहिए। पीएच की बात आएगी तो 6.5 to 7.5, पार्टिकल साइज, सीव, और इवन जो मॉइस्चर परसेंट है वो भी 30 to 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकेशंस के अंदर मेंशन की जाती है।